डेट है आज 15 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है लोकपाल ऑनलाइन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि एक वेबसाइट होगी जिसके जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं लोकपाल के पास। और अभी लोकपाल कौन है हमारे इंडिया का? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये पहले लोकपाल हैं, फर्स्ट लोकपाल हैं, अभी भी यही लोकपाल हैं जो बने हुए हैं। लोकपाल एक ऑफिसर होते हैं भाई साहब, जिसको देखो 2013 में एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट पास करने के बाद सेंट्रल लेवल पे एक लोकपाल अथॉरिटी बनाई गई, जिसके पास किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है, आपको किसी से मान लो कोई शिकायत है, तो आप इसके पास लोकपाल के पास जाके पब्लिक सर्वेंट के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त बनाए थे। देखो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने तो लोकायुक्त अपॉइंट कर दिए हैं और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट अभी तक नहीं किए हैं। तो लोकपाल सेंट्रल लेवल पे अपॉइंट किए गए थे। ये पिनाकी चंद्र घोष। देखो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर कंप्लेंट करना चाहते हो तो आप, प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड है इसमें, लोकपाल के पास आप कंप्लेंट कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और कोस्ट गार्ड एक्ट में जो पब्लिक सर्वेंट आते हैं, इनके खिलाफ आप कंप्लेंट नहीं कर सकते लोकपाल के पास जाके। तो अभी लोकपाल ने ये लोकपाल ऑनलाइन एक सिस्टम बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि वेबसाइट होगी एक, जैसे आपकी google.com ऐसी एक वेबसाइट होगी इंटरनेट पे, जिस पे जाके कोई भी ऑनलाइन कोई भी सिटीजन हमारे इंडिया का कहीं भी कभी भी कहीं पे भी कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट तो आप कहीं पे भी पूरे इंडिया में चला सकते हो, तो कर सकते हो। इसके क्या क्या फीचर्स हैं इसमें देखो, एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन होगा ये कंप्लेंट करने का, यानी कि कोई भी आदमी किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जाके इंटरनेट पे इस लोकपाल ऑनलाइन पोर्टल पे शिकायत दर्ज कर सकेगा। और ये कंप्लेंट देखो कहीं पे भी की जा सकती है, और इसकी सूचना की कंप्लेंट के बारे में क्या एक्शन लिया गया है, लोकपाल ने क्या एक्शन लिया, कितनी इन्वेस्टिगेशन की, जांच कितनी की, उस जांच में क्या पाया, ये सब जानकारी जिसने कंप्लेंट की है, यानी कि जो शिकायत करता है, जिसने शिकायत की है, कंप्लेनेंट है, उसको एसएमएस भेज के, उसके मोबाइल पे या ईमेल भेज के ये जानकारी दे दी जाएगी हर एक स्टेज की, कि शिकायत के बारे में जो आपने की है उसकी इन्वेस्टिगेशन कितनी हुई है और कितनी होनी बाकी है। जो फैसिलिटी है कंप्लेनेंट को कि कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, वो कभी भी जाके कंप्लेनेंट मतलब जिसने शिकायत की है, वो कभी भी जाके लोकपाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेटस चेक कर सकता है कि उसकी शिकायत सुनी गई है, अभी स्टार्ट हो गई है उस पर इन्वेस्टिगेशन या नहीं हुई है। उसकी जो आइडेंटिटी है जिसने कंप्लेंट की है, वो देखो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, यानी कि किसी को बताई नहीं जाएगी जिसने भी कंप्लेंट की है। जैसे मान लो आपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि ये मैंने देखा कि इसमें घोटाला किया है, कुछ किया, आपके पास कुछ सबूत है, आपने दिए, तो उस पर जो भी आपने कंप्लेंट किया उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन आपकी कोई भी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई जाएगी। मान लो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, या कोई अदर इंक्वायरी एजेंसी है, वो भी अपनी रिपोर्ट इस पे लोकपाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रख सकती है। और बार बार देखो जो भी इंक्वायरी एजेंसी है वो ईमेल या एसएमएस के जरिए उसे रिमाइंडर दिया जाएगा, और ये सारी रिपोर्ट एनालिटिक करने के लिए रिक्वायरमेंट होगा तो ये ली जा सकती है। ये नोट करके रखना है, जो लोकपाल और लोकायुक्त जो ये बनाए गए थे इंडिया में, ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 ये पास किया था पार्लियामेंट ने, उसके बाद ये बनाए थे। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, कोई भी पब्लिक फंक्शनरीज है उसके अगेंस्ट कोई करप्शन के चार्ज लगे हैं, भ्रष्टाचार के, तो ये उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर सकता है लोकपाल। और लोकपाल मदद किसकी लेता है? देखो खुद को तो इसके कोई ऐसे स्टाफ है नहीं कि जिससे इन्वेस्टिगेशन कराएगा, ये सीबीआई या सीवीसी से ही कराता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो, और सीबीआई है, इससे ही कराता है। और जो कंप्लेंट है ये डिलीवर की जाती है लोकपाल ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी तक जो की जाती थी, जैसे आपको कंप्लेंट करनी है, अब तो ऑनलाइन कर सकते हो आप, अभी तक या तो आप बाई पोस्ट भेजते थे कंप्लेंट करने के लिए, या ईमेल करते थे इसके पास, या कंप्लेंट लेके लोकपाल के ऑफिस में जाते थे और शिकायत करके एप्लीकेशन देते थे आप शिकायत के लिए। तो अब तक तो ऐसे होता था, लेकिन आप ऑनलाइन भी कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजियम सिस्टम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कोलिजियम सिस्टम होता क्या है, पूरी डिटेल जाननी है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में एक लेक्चर बना हुआ, वो आप देख सकते हो। इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे रिसेंटली न्यूज में क्यों है और क्या है ये कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम इसलिए अभी रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट को ना जुडिशियरी नहीं ये कहा है कि कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाएं। तो ये खुद पार्लियामेंट्रियन और जुडिशरी ये बोल रही है कि चेंज किए जाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बनाया है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर नाम से, और ये भेजा है सुप्रीम कोर्ट को।
ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट किए जाते हैं या हाई कोर्ट के जो जज अपॉइंट किए जाते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आ सके और एक अकाउंटेबिलिटी आ सके सिस्टम में। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा, अपना ये डिसीजन देगा, ओपिनियन बताएगा। उसके बाद कुछ ये चेंज किए जाएंगे कि जज को कैसे अपॉइंट किया जाए। तो अभी तक कौन अपॉइंट करता है जज को और कैसे अपॉइंट होते हैं वो देख लेते हैं, और ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान के आर्टिकल 124 क्लाउज 2 में ये दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। और प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंडेशन देता है भाई साहब? देखो, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है कॉलेजियम सिस्टम, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये नेम्स और ये जो भी जिस जज को भी अपॉइंट करना हो वो नेम कौन रिकमेंड करता है, सिफारिश कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये जानेंगे अभी। पहले ये जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बन सकते हैं। ये आर्टिकल 124 में दिया हमारे संविधान में एलिजिबिलिटी। कोई भी भारत का सिटीजन हो, देखो सिर्फ भारत का सिटीजन ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इंडियन सिटीजन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, और 65 ईयर एज से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए, 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो मिनिमम एज तो कोई डिफाइन नहीं की है, मैक्सिमम एज है, यानी कि 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 65 ईयर एज पे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं। इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और उसने देखो 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में वो जज रहा हो, किसी भी एक हाई कोर्ट में या 2 हाई कोर्ट में लगातार कंटिन्यूसली, या 10 साल के लिए वो किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट वकील की तरह उसने काम किया हो, एक हाई कोर्ट में या 2 में या 3 में लगातार 10 साल उसने एडवोकेट रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर वो जज भी नहीं रहा हो, एडवोकेट भी नहीं रहा हो, फिर या फिर वो डिस्टिंग्विश जुरिस्ट हो, किसी भी मान लो हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में वो जज रहा हो, ऐसा कि इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विश जज है, तो उसको अपॉइंट कर देते हैं, या ये कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट कर देता है इसको, मतलब प्रेसिडेंट को भेजता है सिफारिश रिकमेंडेशन कॉलेजियम सिस्टम। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट कॉलेजियम सिस्टम के कहने पे अपॉइंट करते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है? देखो कॉलेजियम सिस्टम ना तो पार्लियामेंट ने इसके लिए कोई एक्ट बना के इसको डिफाइन किया है, और ना ही हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन है कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। ये देखो अपॉइंटमेंट करने का और ट्रांसफर करने का जजेस, जो हायर जुडिशियरी है हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जज को अपॉइंट करना और ट्रांसफर करने का सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अपॉइंट हुआ है। 3 जजमेंट आए थे भाई साहब। देखो एक तो फर्स्ट जज केस बोला जाता है, उसे 1981 में आया था फर्स्ट जज केस। एक सेकंड जज केस, फर्स्ट जज केस को एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सेकंड जज केस आया था 1993 में। ये देखो पूरा कॉलेजियम सिस्टम पे जो लेक्चर लिया उसमें डिटेल में समझाया हुआ, उसमें आप देखना, मैं ब्रीफली बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। तो सेकंड जज केस आया था 1993 में, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से आया था। और थर्ड जज केस आया था, एक्चुअली ये जज केस नहीं था, कोई केस नहीं था इसमें, 1998 में आया था थर्ड जज केस। ये कोई केस नहीं था, बस सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया था, और कॉलेजियम सिस्टम में पहले क्या है, 2 जज, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का 1 जज प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज थे, ये कॉलेजियम सिस्टम था। इसी को बढ़ा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का जज प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो ये कॉलेजियम सिस्टम है कि जज को जब अपॉइंट करना तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये किसको अपॉइंट करना है, जज किसको नहीं करना है, ट्रांसफर किसको करना है, ये प्रेसिडेंट को भेजते हैं सिफारिश, और प्रेसिडेंट फिर इनके कहने पे करते हैं। हाई कोर्ट में होगा तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो पूरे इंडिया के हो जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के कॉलेजियम होगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश और सीनियर मोस्ट जज कोर्ट के। तो कॉलेजियम सिस्टम की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है क्या और फाइनल है क्या? देखो एक बार तो प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं एक बार, लेकिन दोबारा अगर कॉलेजियम ने दोबारा से वही रिकमेंडेशन भेज दी प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड है, बाध्यकारी है, फिर प्रेसिडेंट को उन्हीं जज को अपॉइंट करना पड़ता है। ये कॉमन क्रिटिसिज्म है कुछ कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, कुछ बुराइयां हैं, क्योंकि जब बुराइयां होंगी तभी तो भाई साहब इस कॉलेजियम सिस्टम की रिफॉर्म की बात हो रही है, सुधार की, तभी तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, और अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कि जज को कैसे अपॉइंट किया जाए। तो कुछ बुराइयां ही होंगी, तो क्या बुराइयां हैं इसमें? देखो एक तो ओपेकनेस है, ओपेकनेस मतलब इनट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पारदर्शिता नहीं है कि किस जज को किस बेस पे अपॉइंट किया जा रहा है, किस जज पे ये कॉलेजियम सिस्टम किस बेस पे भेज रहा है प्रेसिडेंट को सलाह, रिकमेंडेशन, सिफारिश, तो ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसमें स्कोप ऑफ नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, यानी कि अपने लोगों को ही, अपने जानकारी वाले जज को ही वो भेज सकते हैं रिकमेंडेशन, और जज उस जज जिसको भेजेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट है कि इसमें पब्लिक कंट्रोवर्सी है जो उसका
एम्ब्रोलमेंट है। देखो पब्लिक कंट्रोवर्सी का मतलब है पब्लिक को ये पता ही नहीं चलता किस जज को किस आधार पे अपॉइंट किया जा रहा है। और देखो जो अभी ऐसा सिस्टम अपॉइंट मतलब ऐसा सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम में कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उसी की सिफारिश भेजी जाती है कि इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। जो सीनियर मोस्ट सबसे ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस होता है एज ए जज उसको भेजा जाता है। यानी कि जो टैलेंटेड जूनियर जज भी होते हैं ना, कोई एडवोकेट होता है उसको तो भाई साहब जैसे भले ही सीनियर मोस्ट जज है उसे 10 साल या 15 साल जज रहते हो गए, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भले ही उसके पास क्या है इतना टैलेंट ना हो जितना टैलेंट जूनियर जज के पास है, फिर भी जूनियर जज को नहीं बनाया जाता अभी, तो ये एक इसमें कमी है। नेक्स्ट अब रिफॉर्म की जरूरत है, तो रिफॉर्म क्या क्या किए जाने चाहिए, क्या रिफॉर्म हो सकते हैं। एक तो देखो ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, क्योंकि जुडिशियल प्राइमेसी तो होनी चाहिए लेकिन जुडिशियली एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जज ही अपॉइंट करते हैं जज को, यानी कि जज भेजते हैं सिफारिश और प्रेसिडेंट उन्हीं के कहने पे करते हैं। बस एक बार ही तो रिजेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, अगर दोबारा वही जज का नाम दे दिया फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ता है। तो जुडिशियल एक्सक्लूसिविटी है तो ये नहीं होनी चाहिए। हाँ जुडिशियल प्राइमेसी होनी चाहिए कि उनकी यहाँ बात होनी चाहिए, सुनी जाए। नेक्स्ट है कि इसमें इंटीग्रिटी यानी कि लानी चाहिए कि डाइवर्सिटी को भी रिफ्लेक्ट किया जाए, यानी कि डिफरेंट प्लेस से जज आने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिफरेंट प्लेस से, हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से, ये भी होना चाहिए। और देखो जो अभी क्या होता है कि एक जज को अपॉइंट करना है, एक जज का नाम ही भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास कॉलेजियम सिस्टम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक जज को अपॉइंट करना है तो कम से कम 2 या 3 जज को भेजना चाहिए, प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। तो प्रेसिडेंट को जो अच्छा लगे वो अपॉइंट करें, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रल एशियन लीडर्स इनवाइटेड फॉर रिपब्लिक डे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया ने देखो सेंट्रल एशिया के नेशन है, 5 नेशन राष्ट्र हैं, देश हैं, उनको हमारी जो रिपब्लिक डे पे परेड होती है उसमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है, चीफ गेस्ट की तरह बुलाया है। जो 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि रिपब्लिक डे परेड में 5 कंट्री एक साथ चीफ गेस्ट बन के आएंगी। इंडिया और सेंट्रल एशिया का क्या संबंध है, देखो रिपब्लिक डे मीटिंग पे जो इनवाइट किया है ये चाबार पोर्ट है जो ईरान का, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईस्ट कॉरिडोर के जरिए। देखो ये चाबार पोर्ट है, एक पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, हिंदी में बंदरगाह पोर्ट। जैसे ये ईरान है भाई साहब, ईरान का ये चाबार पोर्ट है यहाँ, ये इंडिया ने इसको हेल्प की डेवलप करने के लिए कुछ, तो अभी तो रुका हुआ है थोड़ा डेवलपमेंट इस पर, क्योंकि सैंक्शन लगा रखे हैं किसने, यूएस ने, अमेरिका ने ईरान पे, क्योंकि इसका यूरेनियम सिस्टम है ना वो डेवलप कर रहा है, यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ईरान डील आपने पढ़ी होगी, हमने कई बार डिस्कस किए, स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो ये चाबार पोर्ट के जरिए इनसे कनेक्टिविटी होती है। ये सेंट्रल एशियन कंट्री हैं जो इंडिया के, ये मतलब एशिया के, इंडिया की इनसे ट्रेड वगैरह होती है। और इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो भी ये भाई साहब, यहाँ से लेके मुंबई से लेके ये पूरा रशिया तक कनेक्टिविटी होती है इस कॉरिडोर में। कॉरिडोर मतलब गलियारा, कनेक्टिविटी रोड के जरिए, शिप के जरिए। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्री है जो ये वाली कंट्री को इनवाइट किया है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री मानी जाती हैं। और ये सेंट्रल एशियन कंट्री देखो आपका जो ये एरिया है ना कैस्पियन सी का, कैस्पियन सी से लेके, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ पहले, जो ये कैस्पियन सी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, इससे लेके यहाँ से लेके मंगोलिया तक ये बीच में, और इधर से लेके ईरान अफगानिस्तान से लेके इधर रशिया तक, ये इनके बीच में जो कंट्री आती हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 5 कंट्री मानी जाती हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। तो इनको ही इनवाइट किया है अभी, यही पूरा इसमें लिखा है। और देखो इसमें इंडिया की रीच 2015 से और ज़्यादा पहुंची है, इन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी है। और इंडिया ने जो संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। और जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं सारी कंट्री इस एससीओ संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के, इसको छोड़ के सारी मेंबर कंट्री हैं, इसकी सारी मेंबर हैं। और देखो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी 2019 में इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग मतलब एक मीटिंग अटेंड की थी, और सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। तो ये सेंट्रल एशिया में जो कंट्री आती हैं ये आती हैं, हमने ऑलरेडी मैप पे देख चुके हैं, ये पॉज करके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है बाल स्वराज पोर्टल, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस, ये देखो मेंस में भी लिखा जा सकता है, जीएस पेपर 2 में ही। अगर चिल्ड्रन के लिए कोई क्वेश्चन आता है
तो एक लाइन में आप लिख सकते हो, क्योंकि लिखना होता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए कि उनके अधिकारों की रक्षा हो। तो एक पोर्टल बनाया है, साइट है, इंटरनेट पर साइट होगी, बाल स्वराज पोर्टल। किसने बनाई है? जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ये कमीशन है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है कि बच्चों के अधिकारों का कहीं वॉयलेशन तो नहीं हो रहा, उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इस कमीशन ने ये बनाया है पोर्टल। इसके सिग्निफिकेंस ये है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, इसका सेक्शन 109 और कोविड-19 के दौरान बच्चों के जो राइट का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, चिल्ड्रन के राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो उसकी ये एक तरह से देखेगा, छानबीन करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या है, लक्ष्य? ऑनलाइन ट्रैकिंग। ये ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा कि बच्चों का अधिकार कहाँ कहाँ पे वॉयलेट हुआ है कोविड-19 के दौरान। कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं रहे? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं ना, माँ बाप मर गए और बच्चे अनाथ हो गए, किसी का एक पेरेंट्स मर गया, किसी के दोनों ही माँ बाप मर गए कोविड-19 की वजह से। तो ऐसे बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत ये फुलफिल करेगा। तो ये कोविड-19 के दौरान जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो बच्चे प्रोड्यूस किए गए थे, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास हैं जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना 2015 का, उसके अकॉर्डिंग ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई गई थी। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट की जाती है बच्चों के अधिकारों के रक्षा के लिए। तो इसमें जो भी डेटा होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और स्टेट ऑफिसर हैं जो, वो इस पोर्टल पे डालेंगे डेटा बच्चों के बारे में। तो फिर ये छानबीन करेगा इस पोर्टल के जरिए। नेक्स्ट है लॉग फोर सेल। देखो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर टाइप है। सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर मान लो इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर में आ गया या फिर किसी मोबाइल में आ गया, तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि जो हैकर्स है ना, वो इस सॉफ्टवेयर के जरिए कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। मलेशियस सॉफ्टवेयर मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को हैक कर लेगा, चोरी कर लेगा आपके कंप्यूटर से, इमेज वगैरह, पीडीएफ फाइल या कोई डेटा कुछ भी चुरा सकता है इसके जरिए कोई हैकर जो चोरी करते हैं डेटा इंटरनेट पे, उनको हैकर बोलते हैं। नेक्स्ट है तबलीगी एंड दावा। ये देखो, तबलीगी जमात आपने सुना होगा, जब 2020 में कोविड-19 बढ़ना शुरू हुआ था ज़्यादा, तो तबलीगी जमात एक मीटिंग हुई थी हमारे इंडिया में भी, दिल्ली में। तो ये लगभग हर एक कंट्री में होती है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन होती है। अभी सऊदी अरबिया ने अपनी कंट्री में इसको तबलीगी जमात जो मीटिंग होती है और दावा, इसको बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। इसको देखो, जो दावा ग्रुप है इसको अल अहबाब के नाम से भी जानते हैं। और ये इसलिए बैन किया है, सऊदी अरबिया ने बोला ये सोसाइटी के लिए डेंजर है, खतरा है, यह कहते हैं इसको बैन कर दिया। नेक्स्ट है बाल्टिक सी, अभी न्यूज में है। बाल्टिक सी कहाँ पे? ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये देखो ये वाला मैप, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है बाल्टिक सी। इसके अराउंड जो कंट्री लगती हैं, देखो इसके अराउंड ना, ये पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और ये आपका जो ये ना रसिया, ये जो पार्ट है ना, ये तो है ये ब्राउन कलर का लिथुआनिया, लेकिन जो ये वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है ना, वॉयलेट कलर का, ये रसिया का ही पार्ट है। यहाँ पे देखो ये भी रसिया है पूरा, और ये रसिया का पार्ट है। तो रसिया भी बाल्टिक सी से बॉर्डर लगाता है, तो ये याद रखना है इसमें। तो ये बॉर्डर कंट्री हमको याद रखनी है, और कहाँ पे है बस इतना हमें पता होना चाहिए इस बाल्टिक सी के बारे में। तो अभी रिसेंटली न्यूज में था ये। नेक्स्ट टॉपिक है, यही लिखा हुआ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती है। नेक्स्ट है प्रिविलेज मोशन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो प्रिविलेज मोशन अभी न्यूज में किस लिए है? 2 तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं और 3 कांग्रेस के एमपी हैं। उन्होंने क्या है, प्रिविलेज मोशन मूव किया पार्लियामेंट में। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे, उनको देखो राज्यसभा में मेंबर बना रखा, नॉमिनेट मेंबर, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, 12 मेंबर को नामांकित कर सकते हैं राज्यसभा में, और वो सांसद की तरह ही काम करते हैं, एमपी जो नॉर्मल एमपी होते हैं। तो नॉमिनेट मेंबर हैं अभी ये, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हमारे मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ये रंजन गोगोई है इनका नाम, ये अभी एमपी हैं। तो इन्होंने क्या है, पिछले मतलब कई सेशन हो गए, उनमें से केवल 6 बार ये पार्लियामेंट में आए हैं, मीटिंग अटेंड किए हैं इन्होंने, मार्च 2020 से जब से ज्वाइन किया है इन्होंने। तो ये रूल क्या कहते हैं? रूल ये कहते हैं कि कम से कम जब सेशन चल रहा है तो एटलीस्ट एक दिन कम से कम वो अटेंड करेंगे सेशन को, कम से कम जब भी सेशन चल रहा है। और ये रूल कहते हैं पार्लियामेंट के रूल जो बने हुए हैं, और अटेंड वो नहीं करना चाहते तो फिर वो लीव लेंगे। जैसे आप स्कूल में जाते हो, छुट्टी लेनी है आपको, एप्लीकेशन लिखते हो, टीचर आपको एप्लीकेशन के जरिए आपको छुट्टी प्रदान करता है। तो इसी तरह से ऐसे पार्लियामेंट में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और पार्लियामेंट जो हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा में जो उसके भी वो मेंबर हैं, तो राज्यसभा या लोकसभा फिर उसे लीव देती है, छुट्टी देती है, उसके जरिए फिर वो छुट्टी कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम है।
तो ये इशू अभी क्या है, इशू ये है कि रंजन गोगोई ने एनडीटीवी पे इंटरव्यू देते हुए, एनडीटीवी एक चैनल है आपको पता है, न्यूज़ चैनल, तो उस पे इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैंने मीटिंग जो अटेंड नहीं की है, क्यों नहीं की है, क्योंकि अभी लैक ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोविड-19 देखो बढ़ रहा है, आपको पता है सभी को, अभी केस भी अभी भी चल रहे हैं, ओमिक्रॉन हो रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट नहीं है पार्लियामेंट में, ये बोला, राज्यसभा में अरेंजमेंट नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये कहते हुए अब इनके अगेंस्ट मोशन लाया गया, क्योंकि ये कहा इन एमपी ने जिन्होंने मोशन लाया, प्रिविलेज मोशन, कि इन्होंने पार्लियामेंट की डिग्निटी को ब्रीच किया, उल्लंघन किया है। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं पहले ही जानते हैं। पार्लियामेंट में कुछ विशेष अधिकार होते हैं सांसद को, एमपी को, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का एमपी हो, तो ये कुछ इम्यूनिटी मिलती है उन्हें। इम्यूनिटी का मतलब कुछ एक तरह से उन्हें छूट मिल जाती है, कुछ स्पेशल अधिकार हैं, सर्टेन राइट हैं इनमें, जो पार्लियामेंट के एमपी होते हैं, इंडिविजुअली भी है और कलेक्टिवली भी है, यानी कि हर एक एमपी को अलग अलग भी राइट दिए हुए हैं, स्पेशल अधिकार, और कलेक्टिवली भी, यानी कि पूरे हाउस को मिला के। जो हमारा आर्टिकल 105 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें 2 प्रिविलेज दिए गए हैं, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि कोई भी एमपी अगर पार्लियामेंट में कुछ भी बोलेगा तो उसे कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता, यानी कि केस दर्ज नहीं किया जा सकता, और राइट ऑफ पब्लिकेशन है, यानी कि हाउस को यह अधिकार है कि कोई भी मान लो बात चल रही है, कोई भी मान लो लॉ या कानून बनाया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो वो न्यूज़ में पब्लिश करना नहीं करना, अखबार में निकलवाना नहीं निकलवाना, ये हाउस का अधिकार है, वो चाहे तो निकलवा सकती है, नहीं तो नहीं पब्लिश कर सकती है। इसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, इसके अकॉर्डिंग इस जो 1908 का कोड है, यानी कि एक्ट है, कानून है, ये जो ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं, अब तक चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग कोई हाउस का कोई भी मेंबर है, एमपी है, वो 40 डेज बिफोर और 40 डेज आफ्टर, यानी कि जब सेशन चलेगा पार्लियामेंट का 40 दिन पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सेशन चलने से पहले, और सेशन जब खत्म होगा उसके बाद 40 दिन बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि 40 दिन के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है जब सेशन खत्म हो जाता है, तो ये भी उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं। मोशन अगेंस्ट ब्रीच, जब कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, ब्रीच करता है, वॉल्यूशन करता है, तो उसके अगेंस्ट मोशन लाया जा सकता है। ये पेपर है भाई साहब, इस पे लिखा हुआ है मोशन, ये नोटिस के फॉर्म में, मोशन की फॉर्म में एक नोटिस लाया जाता है पेपर, उसमें मोशन की फॉर्म में हाउस में लाया जाता है, तो ये एक तरह से ऑफेंस होता है, और पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से उसको पनिश किया जाता है कि उसने पार्लियामेंट के प्रिविलेज का ब्रीच किया है, तो उल्लंघन किया है, उस पर फिर पनिश किया जाता है, यानी कि सजा दी जाती है, तो मोशन लाया जाता है उसके अगेंस्ट हाउस में। तो फिर रोल आता है स्पीकर और चेयरमैन का। राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं अध्यक्ष, और लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर बोलते हैं, तो फिर वो प्रिविलेज मोशन की स्क्रूटनी करते हैं, फर्स्ट लेवल की, वो देखते हैं कि हाँ जो ये आरोप लगाए कि इन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन किया है इस आदमी ने, तो फिर वो स्पीकर और चेयरमैन देखते हैं, तो स्पीकर और चेयरमैन चाहे तो वो पार्लियामेंट में प्रिविलेज कमेटी बनी होती है कुछ पार्लियामेंट के मेंबर को मिला के, तो उसको भी भेज सकते हैं, तो वो फिर छानबीन कर सकती है प्रिविलेज कमेटी, तो फिर उसके अगेंस्ट अगर प्रिविलेज कमेटी ने पाया कि हाँ ये सही लगाए हैं आरोप, तो फिर मोशन पास किया जाता है, सब अपने साइन करते हैं, फिर उस पर पनिश किया जाता है। जो स्पीकर चेयरमैन होते हैं वो रूल्स के अंदर, फिर अगर मान लो ये मोशन मतलब वो पाए गए कि उन्होंने ब्रीच किया पार्लियामेंट हाउस को, तो फिर उस हिसाब से मेंबर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं शॉर्ट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं उसके खिलाफ। एप्लीकेबिलिटी क्या है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस की, देखो पार्लियामेंट जो प्रिविलेजेस है ना, विशेष अधिकार दिए गए हर एक एमपी को तो हैं। देखो पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट है, लेकिन पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस है ना प्रेसिडेंट को नहीं मिलते, प्रेसिडेंट के पास नहीं होते। लेकिन देखो अटॉर्नी जनरल है जो पार्लियामेंट के पार्ट भी नहीं होते, लेकिन इनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए गए हैं, और देखो ये अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में पार्ट भी कर सकते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं किसी बात पे, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते अटॉर्नी जनरल, और इनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, पार्ट है पार्लियामेंट के, फिर भी प्रिविलेजेस नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 361 में अलग से स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, स्पेशल अधिकार, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये कुछ सी है जो समुद्र है, उसमें क्या कानून होंगे, कुछ रूल्स हैं, नियम है यूनाइटेड नेशन के। ये अभी रिसेंटली न्यूज में प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में इसलिए आए क्योंकि इंडिया ने कहा कि भाई साहब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब है कि जो समुद्र में घूमने का अधिकार है वो सबको समान अधिकार हो, फ्री हो, ओपन हो, रूल बेस्ड हो, सब रूल को माने, जो अनक्लोज लॉ है इनको माने सब। जो इंडियन ओशन रीजन है
उसमें सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि वहाँ पे सुरक्षा रहे इंडियन ओशन में, तो इंडिया ने कई बार सपोर्ट किया है कि अनक्लोज 1992 के जो लॉ हैं, इंटरनेशनल लॉ, इनको माना जाए। और इंडिया ने देखो ओशन और सी की सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल जो लीगल ऑर्डर है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कई बार प्रमोट किया है। एस्टेब्लिश तो हो चुका है, इसको मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए। और इंडिया ने देखो इंडियन ओशन में एक सागर नाम का विजन दिया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन के आसपास जो भी यहाँ पे कंट्री हैं, इनकी कॉपरेशन बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन में आसपास, तो ताकि यहाँ पे सुरक्षा रहे, कोई घुसपैठिए ना आए, यहाँ पे आतंकवादी कोई गतिविधियाँ ना हो। तो ये विजन दिया कि हर एक कंट्री एक साथ आए और मिलकर काम करे। एक मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे स्टेप लिया इंडिया ने। तो ये अनक्लोज क्या है इनको जान लेते हैं, कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अलग से स्पेशल लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो डिटेल में जानना तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप देखना, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। 1992 में यूनाइटेड नेशन ने ये साइन की, बहुत सारे नेशन साथ में है, इंडिया भी साथ में था। 1994 में देखो ये इफेक्टिव हो गए, इफेक्टिव का मतलब लागू हो गए ये कानून, कुछ रूल्स हैं कि समुद्र में किसका कितना अधिकार होगा। इससे पहले 1958 के 4 जनेवा कन्वेंशन के रूल्स थे, इनको रिप्लेस किया इन लॉज ने 1992 के ने, जो 1994 में लागू हो गई। ये लॉ है भाई साहब, देखो इसमें है कुछ, ये जो एरिया है देखो इस पे समझते हैं हम, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया से हम समुद्र में जाएंगे, ये जो हम लाइन मिला दें, ये वाली लाइन, और अब इसको हम देखो थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये बड़ा हो जाओ भाई, अरे ये कहाँ गया, देखो ये दोबारा से खींच लेते हैं लाइन, ये देखो ये हमने लाइन मिलाई। अब ये जो लाइन मिलाई है ना, ये है बेस लाइन, और बेस लाइन के अंदर ये पानी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, ये वाटर है, जो ये है इंटरनल वाटर, ये इंटरनल वाटर। अब ये तो सॉवरेंटी है, पूरा अधिकार है भारत का इस पे। अब यहां से अगर हम 12 नॉटिकल माइल जाएंगे, 12 नॉटिकल माइल, तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब एक नॉटिकल माइल में होता है 1.8865 ऐसे करके 856 करके इतना होता है किलोमीटर, 1.8562 किलोमीटर होता है एग्जैक्ट, आप देख लेना इतना ही लगभग होता है किलोमीटर में, आपको निकालना है नॉटिकल माइल को, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 1.856 से 12 को। तो समुद्र से हम मतलब इंडिया के इंटरनल जो बेस लाइन है, इससे हम 12 नॉटिकल माइल समुद्र में जाएंगे, तो ये है हमारा क्या है, टेरिटोरियल वाटर, ये टेरिटोरियल वाटर है। इसको हम देखो यहां से समझते हैं, अब ये आपको समझ आ गया होगा हम कहां से किस तरफ समुद्र की तरफ जा रहे हैं। अब इसे हम इस मैप में समझेंगे जो उधर दिया हुआ है, ये वाला मैप की बात कर रहा हूं मैं। तो ये देखो ये जो लाइन है, ये लाइन है बेस लाइन, ये बेस लाइन है, बेस लाइन। अब बेस लाइन से देखो यहां 12 नॉटिकल माइल तक गए, यहां तक 12 नॉटिकल माइल है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, इस दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखो 12 नॉटिकल माइल है यहां तक, ये 12 नॉटिकल माइल तक, इसे टेरिटोरियल सी बोलते हैं। 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल की स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है, देख सकते हो आप, नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल ये वाली। तो नॉटिकल माइल में किलोमीटर भी बता दिया मैंने, 1.856 मल्टीप्लाई कर लो किलोमीटर में आ जाएगा। फिर देखो यहां से टेरिटोरियल वाटर से 12 नॉटिकल माइल तक, और अगर बेस लाइन से निकालना है, बेस लाइन से निकालेंगे तो यहां से 24 नॉटिकल माइल तक, ये है कंटिगुअस जोन, ये वाला कंटिगुअस जोन है। इस पे क्या है देखो, ये वाला जो है ये तो नेशनल स्पेस होता है, यहाँ टेरिटोरियल वाटर से लेके ये नेशनल स्पेस है, इस पे पूरा पूरा अधिकार सिर्फ इंडिया का है। और यहाँ से फिर टेरिटोरियल वाटर से लेके ये इंटरनेशनल स्पेस है, इंटरनेशनल स्पेस, इसमें क्या कोई फॉरेन नेशन भी आ सकता है, लेकिन इंडिया की अनुमति लेनी पड़ती है। 24 नॉटिकल माइल तक कंटिन्यूअस जोन बोलते हैं। और देखो 24 नॉटिकल माइल है, अब यहाँ से लेके जो ये वाला पूरा है बेस लाइन, बेस लाइन की बात कर रहे हैं हम, बेस लाइन से लेके, ये इरेज कर लेता हूँ मैं इसको, बेस लाइन से लेके और आपका ये वाली बेस लाइन की बात कर रहा हूँ, बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखो जो 12 नॉटिकल माइल तक तो नेशनल वाटर था, और यहां से लेके इंटरनेशनल स्पेस है, और ये 200 नॉटिकल माइल से लेके इसको बोलते हैं हाई सी। इस पे किसी भी कंट्री की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे अपना सिर्फ पानी का जहाज लेके गुजार सकता है, कोई भी हवाई जहाज उड़ सकता है, कुछ भी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कंट्री के पास राइट होते हैं, जैसे इंडिया का 200 नॉटिकल माइल तक, इसमें कोई खनिज पदार्थ मिनरल्स वगैरह खोजने हैं तो इंडिया यहाँ पे खोज सकता है। तो ये अधिकार दिए गए हैं इन अनक्लॉज के जरिए। तो इसमें देखो यही लिखा हुआ है पूरा जो हमने अभी डिस्कस किया, जो ये 5 जोन बांटे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटिन्यूअस जोन, इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सी। और इस जो अनक्लोज के लॉ हैं, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी 1982 में, तब साइन किए गए थे 1982 में, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। इसमें डिफरेंट मैरीटाइम जोन बताए गए हैं, और इसमें देखो 3 अथॉरिटी क्रिएट की गई जब ये इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई ना, ये सबमिट हुआ, मीटिंग हुई, 3 अथॉरिटी बनाई गई। एक है
इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है, यानी कि जब भी ये समुद्र के लॉ का उल्लंघन होता है ना अनक्लोज का, इस ट्राइब्यूनल में कोई कंट्री केस दर्ज कर सकती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी है ये, एक कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये 3 बनाई गई अथॉरिटी इसके जरिए। तो यही था आज के लेक्चर में।